Today, what I have for you, today I will deliver a lecture, Feminist Literary Criticism. Even I know maybe you have read feminism, but I would like to tell you why I have opted this topic, why I have taken this topic for today's class, because I have to cover some important critics. Maybe you have read feminism, maybe you have read feminist literary criticism, but after getting this lecture, you will be able which feminist critics you have to study in a detailed way. क्योंकि जो questions are going to be asked, they are going to be asked from critics and their work, especially critics and their work and the term coined by those critics. तो हमें जो जानना जरूरी है कि फेमिनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम सारे लोग जानते हैं कि फेमिनिज्म एक मूवमेंट है दैट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ वुमन, लेकिन उस मूवमेंट में कौन कौन से लोग हैं जो आवाज उठाते हैं और उसके कितने वेव्स हैं। फर्स्ट वेव में क्या हुआ, सेकेंड वेव में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, फिफ्थ में क्या हुआ, इस सब पर हमें बात करनी है। तो क्योंकि ये भी जेंडर स्टडीज से, क्वियर थियरी से रिलेटेड है, इसी वजह से मैंने कुछ और क्रिटिक्स को कवर करने के लिए आज की क्लास में थोड़ा सा आई विल टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट फेमिनिज्म। आज की क्लास में हम थोड़ा सा फेमिनिज्म को लेके बात कर रहे हैं। You here find that कि feminist literary criticism is a literary criticism informed by feminist theory। जो feminist literary criticism है यह किससे जुड़ा हुआ है, feminist theory से जुड़ा हुआ है, और more broadly by the politics of feminism। इसमें जो है पॉलिटिक्स ऑफ फेमिनिज्म को लेकर के बात हो रही है। तो व्हाट इज द पॉलिटिक्स ऑफ फेमिनिज्म, कि जो स्त्रीवादी आंदोलन है, फेमिनिज्म जो कि स्त्रियों के राइट्स की बात करता है, या जो स्त्रीवादी आंदोलन है ये कैसे अपने उरूज पर आया, कैसे अपने सबाब पर आया, कैसे अपने जो है पीक पर पहुंचा जो है। इट यूजेस द प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म टू क्रिटिक द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लाइन है कि फेमिनिज्म या पॉलिटिक्स ऑफ फेमिनिज्म क्या होता है। इट यूजेस द प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में जो प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी है फेमिनिज्म का, उसका यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, टू क्रिटिक द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, कि हमें लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर को क्रिटिक करना चाहिए, कैसे लिटरेचर को गढ़ा गया, कैसे लिटरेचर को संवारा गया, कैसे लिटरेचर को बनाया गया, और उसमें कैसे औरतों के वजूद को दिखाया गया है, या औरतों को कैसे वहां पे प्रेजेंट किया गया है। हाउ वुमन हैज बीन पोर्ट्रेड इन द वर्क्स ऑफ मेल राइटर्स। वुमन कैसे जो है मेल राइटर्स के वर्क में पोर्ट्रेट की गई है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। फिर उसके बाद है कि दिस स्कूल ऑफ थॉट सीक्स टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब द वेज इन विच लिटरेचर पोर्ट्रेज। एक चीज और होता है फेमिनिज्म में, यह क्या करती है, ये देखती है कि लिटरेचर पोर्ट्रेज द नैरेटिव ऑफ मेल डोमिनेशन बाय एक्सप्लोरिंग द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल फोर्सेस एम्बेडेड विद इन लिटरेचर। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा फेमिनिज्म जो मूवमेंट है उसमें क्या होता है लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से। जब आप फेमिनिज्म की बात लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो फेमिनिज्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इट सीक्स, या इट इन्वेस्टिगेट्स, या इट डिस्कवर्स, इट ट्राइज टू फाइंड आउट हाउ वुमन हैज बीन पोर्ट्रेड इन लिटरेचर। कैसे जो है वुमन को लिटरेचर में पोर्ट्रेट किया गया, या उनको कैसे नरेट किया गया, उनकी सिचुएशन को कैसे दिखाया गया है। किसमें दिखाया गया, मेल डोमिनेशन, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड लिटरेचर है, उसमें वुमन को कैसे दिखाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं उनको मीक दिखाया गया हो, माइल्ड दिखाया गया हो, सॉफ्ट दिखाया गया हो, टेंडर दिखाया गया हो, ऑल दीज थिंग्स। तो उन्होंने ये बताया, जैसे यू कैन जस्ट सी कि अगर आप हैमलेट देखेंगे तो उस हैमलेट में दो फीमेल कैरेक्टर है, एक गर्ट्रू भी है और दूसरा ओफिलिया भी है। ओफिलिया क्या है, मीक है, माइल्ड है, सॉफ्ट है, सबमिसिव है, रिएक्ट नहीं कर पाती है, जब उसको हैमलेट नसीब नहीं होता आत्महत्या कर लेती है। लेकिन गर्टू अपने जीवन को जीने के लिए अपने हस्बैंड का मर्डर होने के बाद भी दूसरी शादी कर लेती है।
तो वुमन को कैसे पोर्ट्रेट किया गया, शेक्सपियर ने वुमन को कैसे पोर्ट्रेट किया, मिल्टन ने वुमन को कैसे पोर्ट्रेट किया, या जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है उसमें वुमन को कैसे नरेट किया गया, कैसे दिखाया गया है, उनको उनका उनको कमजोर तो नहीं दिखाया गया, उनके अंदर बहुत मस्कुलिटी तो नहीं दिखाई गई, वुमन को बहुत वायलेंट तो नहीं दिखाया गया, क्या वे अपने राइट्स को लेकर के जागरूक है या नहीं। इन सब चीजों को जो है फेमिनिज्म क्या करता है, एक्सप्लोर करता है या उसको, और उसमें क्या देखता है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और साइकोलॉजिकल फोर्सेस जो सब उस लिटरेचर में इम्बेडेड है। What do you mean by embedded? That are weaved into that literature, that are you can say कि वो सब उसमें बुने गए हैं, embedded है। So I just want to say कि this point is very important. Whenever you talk about feminism, you have to keep in your mind कि literature always what in always you will come to know कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं, दे सीक, व्हाट डू दे सीक, दे सीक हाउ लिटरेचर पोर्ट्रेज, या हाउ इन लिटरेचर वुमन हैव बीन पोर्ट्रेड, स्पेशली द नैरेटिव ऑफ मेल डोमिनेशन, वो लिटरेचर जो पुरुषों द्वारा लिखा गया है, उसमें औरतों की क्या जगह है, उनको कैसे प्रेजेंट किया गया है, उनके इकोनॉमिक, उनके सोशल, उनके पॉलिटिकल, उनके साइकोलॉजिकल फोर्सेस को लेके क्या बात की गई है। This way of thinking and criticizing works can be said to have changed the way literary texts are viewed and studied। यानी इसके बाद से जो है लिटरेचर को समझने का नजरिया बदल गया है। जैसे जब हम लोग जेंडर स्टडीज की बात करते हैं, जब हम लोग साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, मार्क्सिज्म की बात करते हैं, तो लिटरेचर को मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। ऐसे ही जब से फेमिनिज्म आया तो लिटरेचर को देखने का नजरिया बदल गया। This way of thinking and criticizing works can be said to have changed the way literary texts are viewed and studied, as well as changing and expanding the canon of what is commonly taught. It is used a lot in Greek myth. I just want to say, I just want to tell you ki how the with the coming of this movement, what movement, with the coming of feminism, you can say a new method came, a new approach came to understand literature. And what is that approach? That is the feminist approach. And in feminist approach, what is seen? In feminist approach, it is seen that how women have been presented, how women have been narrated in male domination literature, या male dominating literature में, especially how male talk about their economic, social, political and psychological फोर्सेस। तो ये जो कैनन है, ये जो लिटरेरी सिद्धांत है, इसने बहुत कुछ बदल दिया। मे आई नो कि इतना पार्ट आपको समझ में आ गया? मे आई नो? गुड। नाउ यू सी, इसके बाद जो है क्या होता है, यू ईयर फाइंड की सेकेंड पैसेज में इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेडिशनली पहले कैसे वुमन को देखा जाता था। ट्रेडिशनली फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज स्टार्ट टू एग्जामिन ओल्ड टेक्स्ट विद इन लिटरेरी कैनन। जो ट्रेडिशनली देखेंगे तो जो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, वो क्या करती है कि वे जो है एग्जामिन करते, हैज sought to examine, हैज sought to examine ओल्ड टेक्स्ट विद इन लिटरेरी कैनन। जो भी ओल्ड टेक्स्ट होगा, चाहे वो रिलीजियस स्क्रिप्चर, चाहे वो स्क्रिप्चर्स हो, स्क्रिप्चर्स के अलावा चाहे वो कोई रिलीजियस टेक्स्ट हो, चाहे वो कहा जाए कि दीज आर द टेक्स्ट रिटेन बाय गॉड, या ये कहा जाए कि ये क्लासिक पीस ऑफ लिटरेचर है, जैसे होमर का इलियड एंड ओडिसी हो गया, या मतलब कोई भी ऐसा, तो उसमें ये देखा जाता है कि उनको जो भी टेक्स्ट रहे हैं, वो कैसे शुरू से, जब से दुनिया आई है और जब से लिटरेचर आया हुआ है, कैसे शुरू से जो है, जो क्लासिक पीस ऑफ लिटरेचर थी, जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं लिटरेरी पीसेस थी, जो ये कहा गया कि ये जो है ग्रेट क्लासिक लिटरेचर है, एंड दीज आर द टेक्स्ट बुक्स रिटन बाय गॉड है, कि हर हर संस्कृति में, हर धर्म में, हर सभ्यता में इस तरह की चीजें आई रही है, वेदर दैट इज रामायण, महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, उन सब में ये बता देखने की कोशिश की गई कि वुमन को
उन वुमन के बारे में क्या बात कही गई, वुमन को कैसे गढ़ा गया, वुमन के बारे में क्या कहा गया है। तो यू विल कम टू नो ट्रेडिशनली फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज sought टू एग्जामिन ओल्ड टेक्स्ट। उन्होंने किसको एग्जामिन करना शुरू किया, सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट को विद इन लिटरेरी कैनन थ्रू अ न्यू लेंस। और उनका लेंस नया था, नए ढंग से न्यू लेंस के साथ उन्होंने ओल्ड टेक्स्ट को एग्जामिन करना शुरू किया। Specific goals of feminist criticism include both the development and discovery of female tradition of writing and rediscovery of old text। इसके अलावा क्या हुआ कि जब इस तरह की चीजें हुई तो स्पेसिफिक गोल्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इंक्लूड बोथ द डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ फीमेल ट्रेडिशन राइटिंग। एक तरह से फीमेल ट्रेडिशन राइटिंग की शुरुआत की गई, शुरुआत नहीं हुई बल्कि ये देखने की कोशिश की गई कि जो फीमेल ट्रेडिशन राइटिंग है वो कैसी, औरतों ने भी क्या लिखा या नहीं लिखा, पुरुषों ने जो लिखा उसमें औरतों का जिक्र कैसे किया गया है, औरतों ने जो लिखा उसमें औरतों का जिक्र कैसे किया गया है। तो एक डेवलपमेंट और डिस्कवरी हुआ फीमेल ट्रेडिशन राइटिंग का एंड रीडिस्कवरी ऑफ ओल्ड टेक्स्ट। और जो है ओल्ड टेक्स्ट को नए ढंग से डिस्कवर किया गया। तो इसमें दो चीजें आपने कि जब भी फेमिनिज्म आया तो फेमिनिज्म ने जो ओल्ड टेक्स्ट थे उसको एग्जामिन किया न्यू लेंस के साथ। उसका परिणाम क्या आया, उसका यू गेट द रिजल्ट कि यू कम टू नो द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट द डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ फीमेल ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग। डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ फीमेल ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग कि आखिर फीमेल ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग कब से आई है, औरतों के बारे में कब से लिखा जाने लगा, या औरतों ने अपने बारे में कब से लिखना शुरू किया, या औरतों के बारे में पुरुषों ने कब से लिखना शुरू किया। पारंपरिक रूप से औरतों के बारे में क्या लिखा गया है, तमाम टेक्स्ट लेकर के उस पर बात की गई, उसको री एग्जामिन किया गया। while also interpreting symbolism of women's writing so that it will not be lost or ignored by the male point of view and resisting sexism inherent in the majority of mainstream of literature। इसके अलावा ये भी देखने की कोशिश की गई कि तमाम तरह के सिंबल्स औरतों ने अपने लिटरेचर में यूज किए या मर्दों ने जो है क्या किया अपने लिटरेचर में वुमन को तमाम सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया हुआ है। तो उसका इंटरप्रिटेशन किया गया। एक चीज ये पॉइंट आपको ध्यान, वाइल आल्सो इंटरप्रेटिंग सिंबोलिज्म, तमाम सिंबल्स ऑफ वुमेन्स राइटिंग, वुमेन्स के राइटिंग में औरतों ने जो टेक्स्ट लिखा, औरतों ने जो किताबें लिखी उसमें अपनी बात को उन्होंने तमाम सिंबल्स के माध्यम से बताया। वुमेन्स राइटिंग उसको भी इंटरप्रेट किया गया सो दैट इट विल नॉट बी लॉस्ट और इग्नोर्ड बाय द मेल पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि अगर पुरुष उसको अपने नजरिए से देखे तो वो सिंबल कहीं लॉस ना होने पाए। ऐसा ना हो कि पुरुष जब उसको अपने नजरिए से देखे तो उसको कम करके देखा जाए, नो नॉट एट ऑल। तो इस पर भी बात की है। एंड resisting sexism inherent in the majority of mainstream of literature. These goals, along with the intent to analyze women writers and their writings from a female perspective, और जितने टेक्स्ट रहे अब उनको किसके पर्सपेक्टिव से देखा गया, फीमेल पर्सपेक्टिव से देखा गया। औरतें क्या सोचती है अपने बारे में। जैसे अगर फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल, आप जेन ऑस्टिन को ले लीजिए। जेन ऑस्टिन का जो लिटरेचर है वो जो है किस कैटेगरी का फिक्शन है, डोमेस्टिक नॉवेल का। जेन ऑस्टिन खुद एक फीमेल है और जेन ऑस्टिन ने जितनी बातें की है फीमेल के बारे में ज्यादातर की है। उनके वर्क में आपको नजर आता है कि वुमन वुमन हैव राइट टू चूज देयर बेटर हाफ। खास करके अगर आप प्राइड एंड प्रिजुडिस को ले लीजिएगा तो उसमें जो बेनेट फैमिली है, किस तरह से एलिजाबेथ बेनेट है या जेन है, कैसे वे अपने बेटर हाफ को चूज करती है। तो एक तो आप कह सकते हैं कि अ, जेन ऑस्टिन को ले सकते हैं। जेन ऑस्टिन जिन्होंने फीमेल होते हुए वुमन के बारे में लिखा, उनका वुमन का नजरिया क्या, उसमें वुमन कैसे प्रेजेंट की गई, क्या वुमन पपेट है, क्या वुमन जो है पुरुष समाज जो है उसकी डोमिनेशन के अधीन है। उसमें आप देखेंगे ऐसा नहीं है। बहुत अवसर पर ऐसा होता है कि मिसेस बेनेट डोमिनेटिंग है किसकी तुलना में, मिस्टर बेनेट की तुलना में, क्योंकि वो पूरा बेनेट फैमिली रही है। और उसमें भी पूरे कैरेक्टर्स में फीमेल कैरेक्टर्स डोमिनेटिंग है, दैट इज एलिजाबेथ। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे है, एलिजाबेथ में है।
तो एक तो नजरिया ये है कि वुमन को कैसे दिखाया गया, वुमन ने वुमन को कैसे दिखाया। दूसरा नजरिया ये आता है कि अगर किसी मेल राइटर ने लिखा, तो मेल राइटर ने वुमन को कैसे दिखाया। जब भी मेल राइटर आप देखेंगे लिखा होगा, वह उसको सबमिसिव दिखाएगा, उसको टेंडर दिखाएगा, सॉफ्ट दिखाएगा, फ्रेजाइल दिखाएगा, वीक दिखाएगा। इस तरह का कैरेक्टर मेल हमेशा जो है औरत का इसी तरह का रूप दिखाया हुआ है, उसके अंदर कभी स्ट्रांग पॉइंट नहीं दिखता। या अगर वो कोई काम भी करती तो उसके उस काम को महत्व नहीं दिया जाता। तो ये हुआ कि जब कोई टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट जो है कितना भी पुराना हो, वो टेक्स्ट चाहे धार्मिक टेक्स्ट हो, तो अब हमें क्या करना, एक नए नजरिए से देखना। और वह नजरिया क्या होगा, फीमेल पर्सपेक्टिव, जो मैंने सर्किल में रखा है कि हम औरतों का क्या नजरिया है। हम औरतें उस टेक्स्ट को एग्जामिन करेंगे, उसका स्क्रूटिनी करेंगे, और उसमें ये देखेंगे कहीं हमारी गलत इमेज तो नहीं पेश की गई है। ऐसा तो नहीं हमें जो है केवल मीक, माइल्ड, सॉफ्ट, टेंडर, सबमिसिव, फ्रेजाइल, वीक और समथिंग जो है अबला वाला जो सिचुएशन होता है, अबला अब समथिंग वर्ड यूज किया गया, नारी तुम क्या, अबला नारी का जो कॉन्सेप्ट है जो है, वो उस तरह से तो नहीं प्रेजेंट किया गया। इसको लेकर के बात होना शुरू हुआ। तो फीमेल राइटिंग, फीमेल पर्सपेक्टिव, फेमिनिज्म और एक नया केनन आया। और ये सब क्या करते हैं, ट्रेडिशनल या ओल्ड टेक्स्ट को स्क्रूटिनाइज करते हैं, ट्रेडिशनल या ओल्ड टेक्स्ट को एग्जामिन करते हैं, ट्रेडिशनल या ओल्ड टेक्स्ट को डिस्कवर करते हैं, ट्रेडिशनल या ओल्ड टेक्स्ट को वे क्या करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट आर इन्वेस्टिगेट। क्या चीज इन्वेस्टिगेट करते हैं, हाउ वुमन हैव बीन पोर्ट्रेड, especially the narrative of male domination, and they try to see what the economic, social, political, and psychological situation of women in male writing। जो मेल राइटिंग है उसमें औरतों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे वुमन को प्रेजेंट किया गया है। तो एक पूरी विचारधारा चल पड़ी, और उस विचारधारा का क्या नाम आया, फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म में क्या देखा गया, हर चीज को फीमेल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की गई है। तो फीमेल पर्सपेक्टिव का दौर आता है, जमाना आता है, एंड इंक्रीज अवेयरनेस द सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल, एंड इंक्रीज, और लोगों में क्या आया, एक जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई। वह जागरूकता क्या थी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज, कैसे लैंग्वेज और स्टाइल के नाम पर जो है सेक्स को मतलब एक अपोजिट सेक्स को दबाने की कोशिश की गई। वर डेवलप बाय लीजा टटल। पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन जो है ये मिल रहा है, लीजा टटल 1980 का दौर है, एंड हैव सिंस बीन एडॉप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स। तो आपको यहाँ एक क्वेश्चन नोट करना है, वो कौन है, लीसा टटल। लीसा टटल 1980 के दौर में आती है, और उन्होंने किस पर बात किया हुआ है, उन्होंने इस पर बात किया है कि द सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल। शी टॉक्स अबाउट द सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल। जागृति एक अच्छा लिखा हुआ है, मार्गरेट एटवुड्स एक हेलेन ऑफ ट्रॉय does counter top dancing where women also seen three aspects। यस, तो ये ट्रेडिशनल टेक्स्ट का ही जागरूकता है कि आपने उसे पढ़ा है, समझा है, या कैसे उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। सो आई जस्ट वांट टू से कि फीमेल पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस फीमेल पर्सपेक्टिव से क्या क्या आपको अवेयर करने की कोशिश की गई है कि कैसे सेक्स को लेके पॉलिटिक्स की जाती है। उसमें लैंग्वेज का सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल, ये सब चीजें। तो उसमें एक नाम है, क्या नाम है, लीजा टटल। यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम, दैट इज लीजा टटल, एंड नोट डाउन। और लीजा टटल 1980 की दौर की है, जिन्होंने सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज और स्टाइल पे बात किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया, और मैं आगे बढ़ूँ, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। So now you see here
कि जो हिस्ट्री है फेमिनिज्म का वो कहाँ से शुरू होता है। द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज एक्सटेंसिव फ्रॉम क्लासिक वर्क ऑफ 19th सेंचुरी। जब भी हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म की बात की जाएगी तो जो क्लासिक वर्क है 19th सेंचुरी का, इसकी शुरुआत वहां से होती है। वहां के जो 19th सेंचुरी के फीमेल आथर थे, उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया और मेल का क्या थॉट है उसको लेकर के। और उन ऑथर्स में एक बड़ा नाम क्या है, जॉर्ज इलियट, मार्गरेट फुलर, इन सब लोगों ने टू कटिंग ए थ्योरेटिकल वर्क इन वुमेन्स स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज। और ये जो है थर्ड वेव ऑथर्स आएंगी। ये जो ऑथर्स है ये क्या वेव ऑथर्स हो। बिफोर द 1970 इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, मतलब थर्ड वेव जब फेमिनिज्म चलता है तो इन सब लोगों को लेकर के बात होती है। आई जस्ट वांट टू से फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात होती है तो उसमें 19th सेंचुरी जो फीमेल आथर्स हैं, जिसमें जॉर्ज इलियट, मार्गरेट फुलर, इन सब का बड़ा, चूंकि ये विक्टोरियन एज की रही जॉर्ज इलियट, और इनके वर्क में जो है आपको वुमन स्टडीज और जेंडर स्टडीज नजर आता है। बिफोर द 1970s इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव्स of feminism, feminist literary criticism was concerned with women's authorship and the representation of women's condition within literature। ये एक पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, जो फर्स्ट और सेकेंड वेव आया हुआ था, ये कब था फर्स्ट और सेकेंड वेव? 1970 के दशक से पहले फेमिनिज्म के कई वेव आ चुके हैं। तो उस वेव में जो 70 से पहले का जो 60 का दशक था, तो फर्स्ट और सेकेंड वेव में जो फेमिनिज्म था, ये जो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, वो किसके बारे में बात करता है? वॉज कंसर्न विद वुमेन्स ऑथरशिप एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स कंडीशन विद इन लिटरेचर। केवल दो पहलू पे बात होती थी, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में केवल पहलू पे बात होती थी। वो दो पहलू कौन कौन सा है? वो दो पहलू इस पर होता था कि वुमेन्स ऑथरशिप क्या है, कितनी वुमन है जो ऑथर के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स कंडीशन विद इन लिटरेचर, और लिटरेचर में औरतों को कैसे प्रेजेंट किया गया है। इन पार्टिकुलर द डिपिक्शन ऑफ फिक्शनल फीमेल कैरेक्टर, और ये देखा जाता था कि जो जो फिक्शन औरतों ने लिखा है उसमें उनको कैसे प्रेजेंट किया गया। इन पार्टिकुलर द डिपिक्शन ऑफ फिक्शनल फीमेल कैरेक्टर्स। इन एडिशन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज कंसर्न विद द एक्सक्लूजन ऑफ वुमन फ्रॉम द लिटरेरी कैनन। कह रहे इसके अतिरिक्त फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज कंसर्न विद द एक्सक्लूजन ऑफ वुमन फ्रॉम द लिटरेरी कैनन विद as Lois Tyson, suggesting that this is because the views of women authors are often not considered to be universal। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा नाम कौन मिला? लॉइस टाइसन। ये ये दो चीजें। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको एक पॉइंट बताया। वो पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जब जो है फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव फेमिनिज्म का चल रहा था, और फर्स्ट और सेकेंड वेव फेमिनिज्म का कब आता है? 70 से पहले आता है, मतलब 60 के दशक में। तो 60 के दशक में जो फेमिनिज्म था उसका क्या नेचर था, उसको लेकर के क्या बातें होती थी। 60 के दशक में जो फेमिनिज्म है उसमें जो बातें हो रही केवल दो चीजों को लेकर के होती थी। वो कौन कौन सी चीजें होती थी कि कौन कौन से फीमेल राइटर्स है, कौन कौन से फीमेल नॉवलिस्ट है, फीमेल पोएट्स है, फीमेल स्टोरी शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और लिटरेचर में औरतों को कैसे प्रेजेंट किया गया है। हाउ वुमन हैव बीन प्रेजेंटेड इन, या द कंडीशन ऑफ वुमन विद इन द लिटरेचर, और स्पेशली डिपिक्शन ऑफ फिक्शनल फीमेल कैरेक्टर्स। जो फिक्शनल फीमेल कैरेक्टर्स है, फिक्शन में जो फीमेल कैरेक्टर्स, केवल उनकी बात को लेकर के बातें की जाती थी। अब उसके बाद होता क्या है कि इस मुद्दे को लेकर के लॉइस टाइसन जो क्रिटिक है वो बहुत ज्यादा सहमत नहीं। उन्होंने कहा कि आ, जब भी आप फेमिनिज्म की बात करिए तो उसमें वुमन को आप हटा दीजिए, क्योंकि वुमन की बातों को यूनिवर्सल नहीं कहता है। वुमन राइटर को ही क्यों बात कर रही है, या वुमन राइटर के द्वारा लिखी गई किताबों पर ही क्यों बात कर रही है। अगर आपको कोई भी बात करना है, जो पुरुष समाज है उसने जो साहित्य तैयार किया उसमें औरतों को कैसे प्रेजेंट किया गया उसको लेकर के बात करिए। तो एक पॉइंट आता है। मैं आई नो कि क्या यहाँ तक क्लियर हो गया कि 19वीं शताब्दी में जब फेमिनिज्म, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट तो नहीं था,
लेकिन जब भी 19वीं शताब्दी में फेमिनिज्म को लेकर के बात की जाती है तो जॉर्ज इलियट और मार्गारेट फुलर को ध्यान में रख करके बात की जाती है, क्योंकि उस समय की वो वेल नोन फीमेल नॉवलिस्ट रहे हैं। दूसरा चीज ये रहा है कि जब जो है आता है फेमिनिज्म, उसका सेकेंड थर्ड वेव आता है, तो उस सेकेंड और थर्ड वेव में खास करके फर्स्ट और सेकेंड वेव में जो 70 के पहले का था, उसमें दो पर्सपेक्टिव पर बात होती है। कौन कौन सा दो पर्सपेक्टिव है कि कौन कौन सी फीमेल आथर रही है और फीमेल कैरेक्टर्स का या वुमन को कैसे जो है लिटरेचर के अंदर पेश किया गया है, खास करके जो फीमेल फिक्शनल फीमेल कैरेक्टर्स को। लेकिन लॉइस टाइसन जो क्रिटिक है वो ये कहती है कि जब आप फेमिनिज्म की बात करते हैं तो केवल क्यों उसी टेक्स्ट को लेकर के बात करते हैं जो कि फीमेल आथर्स के द्वारा लिखा गया, क्यों नहीं आप मेल आथर की बात करते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 1980 में हुई है। इसका मतलब वो नया वेब वो तैयार करती, कौन? लॉइस टाइसन। तो लॉइस टाइसन का ये चीज ध्यान रखना। Next passage में additionally feminist critics has been closely associated with the birth and growth of queer studies। ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ, आपको इस पर जरूर बात करना है कि इसके अलावा जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वह किससे एसोसिएटेड है? क्वियर स्टडीज से भी रिलेटेड है। मॉडर्न फेमिनिस्ट लिटरेरी थियरी सीक्स टू अंडरस्टैंड both the literary portrayals and representation of both women and people in the queer community, expanding the role of a variety of identities and analysis within फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो जो आपका फेमिनिज्म है वो क्वेयर स्टडीज से जुड़ा हुआ है, जेंडर स्टडीज से भी जुड़ा हुआ है। इसमें सबका प्रॉब्लम्स लगभग सेम है, लेकिन ये कि क्वेयर स्टडीज या जेंडर स्टडीज एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो वो और भी सेक्स के राइट्स को लेकर के बात करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें फेमिनिज्म समझना है तो हमें किस मेथड को एडॉप्ट करना पड़ेगा? हर हर क्रिटिसिज्म किसी मेथड पे चलता है। कौन सी मेथड हम एडॉप्ट करें कि हम लिटरेचर को समझ लें कि इसमें फेमिनिज्म है? ऐसा तो है नहीं कि सारे टेक्स्ट में फेमिनिज्म है। वे टेक्स्ट जो फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं, वे टेक्स्ट जो वुमन के शोषण को लेकर के बात करते हैं, टेक्स्ट जो वुमन के राइट्स को लेकर के बात करते हैं, वुमन के अधिकारों को लेकर करते हैं, उसी में आपको फेमिनिज्म नजर आएगा। तो फेमिनिज्म हमेशा आता है, फेमिनिज्म हमेशा उस डायलॉग में नजर आता है, उस डायरेक्शन में नजर, औरतों के अधिकारों की बात करता है। तो उसको समझने के लिए जो मेथड आप करेंगे वह मेथड होगा फेमिनिस्ट मेथड। Feminist has developed a variety of ways to unpack literature in order to understand its essence through a feminist lens। एक लेंस आपको डेवलप करना, फेमिनिस्ट लेंस। तो जब आप फेमिनिस्ट लेंस का यूज करते हैं तो उस लेंस में आप किसके बारे में देखते हैं? आप ये देखते हैं कि हाउ फीमेल कैरेक्टर्स हैव बीन प्रेजेंटेड, नरेटेड, एंड हाउ राइटर टॉक्स अबाउट देयर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल सिचुएशन। फेमिनिस्ट लेंस का मतलब हो गया कि आपको फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करनी है। स्कॉलर्स अंडर द कैंप नोन एज फेमिनिन क्रिटिक, यानी कि कुछ स्कॉलर्स थे जिनको नाम दिया गया फेमिनिन क्रिटिक नाम दिया गया, sought to divorce literary analysis argument and instead tailored their criticism to more grounded pieces of literature plot। यानी कि स्कॉलर्स बहुत सारे थे, उन्होंने कहा कि अगर हमें फेमिनिज्म को समझना है, किसी भी कैरेक्टर का जो प्लॉट होता है और जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमें इसको देखना पड़ेगा कि उसमें कैसे फेमिनिज्म दिखाया गया। क्योंकि फेमिनिज्म जो नजर आएगा वह इवेंट में नजर आएगा, फेमिनिज्म जो नजर आएगा कैरेक्टर के माध्यम से नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ा होगा पोयम एंड इंट्रोडक्शन, किसके बारे में है? कमला दास का पोयम है, कन्फेशनल पोएट है। कमला दास एंड इंट्रोडक्शन में खुद ये कहती है कि उनके साथ कैसे कैसे शोषण हुआ। उनको कहा गया कि बी कुटी, समथिंग आई एम मिसिंग द लाइन, कि उनको ये वर्ड यूज किया जाता है कि आपको ये एक कुटी बन करके रहना है, आपको वाइफ बन करके रहना, आपको वुमन बन करके रहना है। मतलब उनका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं। तो कमला दास ने जो जीवन था, उस जीवन को उन्होंने कहाँ पे किया? अपने अपने पोयम एन इंट्रोडक्शन में। और एन इंट्रोडक्शन जो टाइटिल है वह सैटिरिकल टाइटिल है कि कमला दास अपना इंट्रोडक्शन देती है
और आयरॉनिकल वे में भी है कि जब वो अपना इंट्रोडक्शन देती है तो उनकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस को लेके बात कही गई है कि बीइंग अ वुमन, उनकी पहचान वाइफ के रूप में है, उनकी पहचान बहू के रूप में है, उनकी पहचान डॉटर के रूप में है, या किस रूप में, या उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट कैरेक्टर भी है। तो देखते हैं उनका कोई इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं है। इवन उनको ये कहा जाता है कि डोंट राइट इन दिस लैंग्वेज, डोंट स्पीक दिस लैंग्वेज। तो व्हाट आई वांट टू से, फेमिनिज्म हमेशा जो है क्या करता है, कैरेक्टर में नजर आएगा, प्लॉट में नजर आएगा। फेमिनिस्ट क्रिटिक ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया। फेमिनिज्म ऐसा नहीं है कि कोई दो चार लाइन पढ़ लिया गया उसमें, हाँ किसी डायलॉग में जो वुमन के राइट्स को लेकर के बात करता है उसमें नजर आएगा। And recognize the perceived implicit misogyny of the structure of the story itself. Other schools of thought, such as gynocriticism, ये चीज ध्यान में रखिए, इस शब्द को हमें एक्सप्लेन भी करना है जो यहाँ पर भी है। एक तो मिसोजिनी, हियर यू हैव टू गो गाइनोक्रिटिसिज्म। कह रहे हैं कि कुछ जो फेमिनिज्म से जुड़े हुए जो अदर स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें एक स्कूल ऑफ थॉट है गाइनोक्रिटिसिज्म, which is considered a female perspective on women's writing। गाइनोक्रिटिसिज्म में किसकी बात, is considered a female perspective। गाइनोक्रिटिसिज्म आती है कि फीमेल का नजरिया क्या है ऑन वुमेन्स राइटिंग। वुमन है, वुमेन्स ने, औरतों ने जो लिखा है, औरतों का नजरिया औरतों में क्या है। uses a historicist approach to literature by exposing exemplary female scholarship in literature and the ways in which their relation to gender structure relate in their portrayal of both fiction and reality in their texts। जो गाइनोक्रिटिसिज्म है, गाइनोक्रिटिसिज्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि औरतों के द्वारा जो लिखा गया टेक्स्ट है उसमें कैसे वुमन को प्रेजेंट किया गया, और उसमें जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स है उनका क्या नजरिया है। तो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज गाइनोक्रिटिसिज्म, गाइनोक्रिटिसिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन विच लिटरेचर, any piece of literature is scrutinized, any piece of literature is scrutinized from female perspective, because this literature has been written by female novelists, female authors, and in this literature it is seen how female authors present a female character। एक फीमेल आथर फीमेल कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करती है उसको लेकर के बात की जाती है। Gynocriticism was introduced, ये एक वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा। Gynocriticism was introduced during the time of second wave of feminism। कब आया था सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। जो गाइनोक्रिटिसिज्म है was introduced during the time of second wave feminism। इलेश वाल्टर सजेस्ट दैट फेमिनिस्ट क्रिटिक इज एन आइडिया, और इसकी सब गाइनोक्रिटिसिज्म का राइटर कौन है, इलेश वाल्टर। सो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन रहा है, गाइनोक्रिटिसिज्म कब इंट्रोड्यूस किया गया सेकेंड वेव फेमिनिज्म में, उसके बारे में बात करने वाली कौन रही, इलेश वाल्टर रही। ये सारे क्रिटिक मैं अलग अलग करके भी पढ़ाऊंगा, ये आप नोट कर लीजिएगा कि जितने भी क्रिटिक्स के नाम आ रहे हैं पहले पेज से लेकर लास्ट तक, इलेश वाल्टर, उन्होंने क्या कहा है, उनका अपना क्या कॉन्सेप्ट है। और गाइनोक्रिटिसिज्म में होता क्या है, गाइनोक्रिटिसिज्म में मैंने आपको ये बताया कि गाइनोक्रिटिसिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, एंड इन गाइनोक्रिटिसिज्म इट वाज सेड दैट any piece of literature written by female authors must be scrutinized from the perspective from female perspective, how woman has been portrayed by female author, female novelist or short story writer। तो इलेश वाल्टर जो है वो क्या करते हैं, इलेश वाल्टर सजेस्ट दैट फेमिनिस्ट क्रिटिक, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है, इज एन लॉजिकल राइचियस एंग्री एंड admonitory search for the sins and errors of the past। ये उनका डिफिनीशन है, ये रट लीजिएगा। किसका डिफिनीशन है, इलेन शोवाल्टर का। इलेन शोवाल्टर ने कहा कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है यह क्या है, यह एक आइडियोलॉजिकल राइचियस एंग्री और एडमोनिटरी सर्च है। किसका, फॉर द सिंस एंड एरर्स ऑफ द पास्ट, पास्ट में जो पाप, जो गलतियां की गई हैं मेल आथर्स के द्वारा, और मेल आथर्स ने जो
गलत धारणा स्त्रियों के बारे में बताई है, उसी को सही करना या उसके बारे में बात करना, उसकी तलाश करना, ये फेमिनिज्म है. And says gynocriticism enlists the grace of imagination in a disinterested search for the essential difference. आगे वो कहती है, आगे क्या कहती है, imagination in a disinterested, ये कह रही है, ये एक तरह का ग्रेस ऑफ इमेजिनेशन है कि जिस इंटरेस्ट नहीं है उस डिसइंटरेस्टेड चीज भी आप सर्च करती है और क्या कर, द इसेंशियल डिफरेंस ऑफ वंस राइटिंग है, वो यही है, द इसेंशियल डिफरेंस ऑफ वुमन, वुमन्स राइटिंग का में क्या क्या मूलभूत अंतर है जो पुरुषों द्वारा लिखा गया और जो औरतों द्वारा लिखा गया, उनमें आप नजर आता है. औरतों ने औरतों को कैसे प्रेजेंट किया, जब आप इस पर्सपेक्टिव से देखें उसको गाइनो क्रिटिसिज्म कहा जाएगा. इसकी प्रोपाउंडर कौन है, एलेन वाल्टर. ये किस वेव का हिस्सा है, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का हिस्सा है. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, गाइनो क्रिटिसिज्म इज द टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म या इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट इन विच अ critic talks about female characters portrayed in female in a novel or short story or drama written by female author. फीमेल ऑथर जो लिखा उसमें फीमेल कैरेक्टर्स कैसे पोर्ट्रेट किए गए हैं, कैसे प्रेजेंट किए गए हैं, जब आप इसकी बात करती हैं तो दैट इज द गाइनो क्रिटिसिज्म. और ये बात कब होती है, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ये एक नजरिया आता है जो इलेन शोवाल्टर लेकर के आती है और ये कहती है हमें इस पर बात चाहिए. मे आई नो कि क्या गाइनो क्रिटिसिज्म, इलेन शोवाल्टर, फेमिनिस्ट मेथड, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए. You can give your response there. Shweta, yes sir. Om Prakash, yes sir. An introduction था, ठीक ठीक. ओके. मनीषा, yes sir. अर्चना, yes sir. ठीक है. It means that कि you all came to know about कि नो क्रिटिसिज्म और इलेन शोवाल्टर का जो दो डिफिनीशन है उसको भी आपका क्लियर हुआ है. इस पे मैंने बहुत ठहर करके आपको जानबूझ करके पढ़ाया ताकि आपका ये चीजें क्लियर हो सके. ये खास करके पूरा जो उनका अपना क्रिटिसिज्म, खास करके गाइनो क्रिटिसिज्म को लेकर के जो बात कही गई है. तो एक तो मेथड आपका क्या है, फेमिनिस्ट मेथड या फेमिनिस्ट लेंस है. दूसरा मेथड क्या डेवलप किया गया, गाइनो क्रिटिसिज्म. फेमिनिस्ट लेंस और फेमिनिस्ट गाइनो क्रिटिसिज्म सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका काम क्या है, टू अनपैक लिटरेचर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स इशूज थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस. कह रहे हैं कि चाहे गाइनो क्रिटिसिज्म हो चाहे फेमिनिस्ट लेंस हो, उसका मकसद एक ही है, जो भी लिटरेचर लिखा गया उसको अनपैक करना. अनपैक का मतलब उसका खुलासा करना, उसकी स्क्रूटिनाइज करना, उसको एग्जामिन करना. और क्या एग्जामिन करना, कि उसमें वुमन की क्या दशा है, क्या दिशा है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, उनको कैसे प्रेजेंट किया गया, कैसे दिखाया गया है. नाउ उसके बाद हम लोग और क्या मेथड डेवलप किया गया. मोर कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ फेमिनिटी एंड कॉम्प्लिकेट आर कॉमन assumptions अबाउट जेंडर पॉलिटिक्स. एक चीज ध्यान में रखना, जेंडर पॉलिटिक्स एक वर्ड आपको याद होगा, इस पर जेंडर पॉलिटिक्स एक इम्पोर्टेंट टर्म है. जेंडर पॉलिटिक्स जो टर्म है इससे जुड़ा हुआ कई और चीजें, बाई असेसिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी एक प्रॉब्लम है लेकिन यह आइडेंटिटी क्राइसिस कई अलग अलग ढंग से रही है, जिसमें एक प्रॉब्लम तो रेस के आधार पर न, और क्लास के आधार पर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हेन आई टॉक अबाउट फेमिनिज्म, फेमिनिटी, masculinity, intersex,
या जेंडर पॉलिटिक्स को जब लेकर के बात की जाती है, तो कई तरह के जो है अस्से उससे जुड़ते जाते हैं। जैसे अभी क्वियर थियरी भी जुड़ा, जेंडर स्टडीज भी जुड़ा। तो आइडेंटिटी आदमी की कई लेवल पर उसकी जो है शोषित की गई है, रेस के आधार पर, क्लास के आधार पर, उन सब एक से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब भी आप फेमिनिज्म की बात करेंगे तो वहां पर जो आइडेंटिटी है वो वुमन आइडेंटिटी को लेकर के बात की जाती है। और वो जो वुमन को लेकर के वो किसके आधार पे बात की गई, जेंडर के आधार। और ये देखा गया कि जेंडर के आधार पर उनको मार्जिनलाइज किया गया, उनका शोषण किया गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आप कह सकते कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीना गया। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया और फिर अपनी बात रखी। द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ऑफ दीज टूल इज टू अनकवर एंड एक्सपोज पैट्रियार्कल अंडरलाइनिंग। सब इम्पोर्टेंट चीजें, जो भी फेमिनिज्म है वो किसके बारे में बात करता है, patriarchal underline. What do you mean by patriarchal underline? A society made by male, a society created by men. So patriarchal underlying tension within novels and interrogate the ways in which our basic literary assumptions about such novels are contingent on female subordination. दूसरा बात किस पर की जा रही है, फीमेल सबऑर्डिनेशन। कुछ वर्ड है जो आपको बस समझना है। कौन कौन से वर्ड है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। या कैसी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मेल इज द डिसीजन मेकर, men are the decision maker, they run the whole family, they are dominated, they do everything in their own favor and women don't have any identity। तो पैट्रियार्कल अंडरलाइंग पैट्रियार्कल सोसाइटी। और उसमें क्या होगा, फीमेल सबऑर्डिनेट होगी। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या, सेकेंडरी सिटीजनशिप में सेकेंड क्लास सिटीजनशिप होगा, वह उनके अधीन होगी, सब्जुगेशन होगा फीमेल का। The accessibility of literature broadens to a far more inclusive and holistic population. Moreover, work that historically received little or no attention given the historical constraints about female authorship। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बार बार जो बात करनी है, फीमेल in some cultures are able to be heard in their original form and abridged. This makes a broader collection of literature for all readers in far as all great works of literature are given exposure without bias towards a gender influence system। और दूसरा चीज, आपको बगैर बायस हुए जेंडर इन्फ्लुएंस सिस्टम की बात करनी है। ये टर्म ध्यान में रखिए। कौन कौन सा टर्म आपको ध्यान में रखना है, जेंडर पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, जेंडर पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, पैट्रियार्कल अंडरलाइंग टेंशन या पैट्रियार्की, फीमेल सबऑर्डिनेशन, फीमेल ऑथरशिप, और साथ ही साथ विदाउट बायस टुवर्ड्स अ जेंडर इन्फ्लुएंस सिस्टम। बगैर बायस हुए हमें जेंडर इन्फ्लुएंस सिस्टम को बात करनी, कैसे जेंडर इन्फ्लुएंस सिस्टम डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि हम केवल एक पक्ष ही बात करें, औरतों के अधिकारों की बात करें, या पुरुष हैं तो केवल पुरुषों के अधिकारों के लेकर के बात करें। बीइंग अ क्रिटिक हमें क्या होना है, हमें न्यूट्रल होना है। बीइंग अ क्रिटिक हमें क्या होना है, इम्पार्शियल होना है। बीइंग अ क्रिटिक हमें क्या होना है, बीइंग अ क्रिटिक हमें जो है बहुत ज्यादा यू कैन से कि बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नहीं दिखाना है, बल्कि आई हैव टू जस्ट मेक द बैलेंस। और उस बैलेंस पे रह करके हमें बात करनी है। वुमन हैव आल्सो बिगन टू एम्प्लॉय एंटी पैट्रियार्कल थीम। बहुत सारी वुमन है जो उन्होंने पॉजिटिव एंटी पैट्रियार्कल थीम टू प्रोटेस्ट द हिस्टोरिकल सेंसरशिप ऑफ लिटरेचर रिटन बाय वुमन। The rise of decadent feminist literature in 1990 was meant to directly challenge the sexual politics by the patriarchy। करें कि द राइज ऑफ डिकेडेंट फेमिनिस्ट लिटरेचर एक समय ऐसा है जब वो उसका राइज राइज ऑफ डिकेडेंट, उसका जो राइज था उसका डिकेडेंट हुआ, डाउनफॉल हुआ, खास करके 1990 के दशक में, चैलेंज द सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियार्की। उसके पीछे एक रीजन था कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियार्की को सब लोग सारी औरतें क्रिटिक बन गई और पैट्रियार्की को चैलेंज करने लगी। बाय इम्प्लाइंग अ वाइड रेंज ऑफ फीमेल सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन,
फीमेल सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन एंड लेस्बियन एंड क्वियर आइडेंटिटीज, ये सब आपने सुना, मैं केवल नाम वो कर दे रहा हूँ। लेस्बियन एंड क्वियर आइडेंटिटी बाय दोज लाइक रीटा फेल्स्की एंड जूडिथ बेनेट, ये नाम आप ध्यान में रखिए, रीटा फेल्स्की एंड जूडिथ बेनेट। Women were able attract more attention about feminist topics in literature. So you here come to know about gender politics. You here come to know patriarchy, female subordination, female authorship, और ये हुआ कि विदाउट बीइंग बायस हमें जो है जेंडर इन्फ्लुएंस सिस्टम पर बात करनी है, पैट्रियार्कल थीम, पैट्रियार्कल सोसाइटी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ द पैट्रियार्की, सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन, लेस्बियन, गे, क्वियर आइडेंटिटी, और दो नाम रीटा फेल्की और जूडिथ बेनेट को लेकर के इन सब लोगों ने एक पूरा तैयार किया सिस्टम जो है, और वह सिस्टम क्या था, वह सिस्टम था फीमेल पर्सपेक्टिव और जेंडर स्टडीज ऑफ क्वियर। Since the development of more complex conception of gender and subjectivity and third wave feminism, अब उसके बाद क्या हुआ, वक्त के साथ साथ थर्ड वेव फेमिनिज्म आता है। Feminist literary criticism has taken a variety of new routes, namely in the tradition of the Frankfurt School's critical theory, which analyzes how the dominant ideology of a subject influence societal understanding. How the which analyzes how the dominant ideology of a subject influences societal understanding. So consider gender in the terms of Freudian and Lacanian. जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है उसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जेंडर समझने की कोशिश की गई, ये चीज ध्यान में रखिएगा। when you talk about थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, तब उसमें क्या होता है, एक तो फ्रैंकफर्ट स्कूल्स ऑफ लिटरेरी थियरी, और दूसरा चीज की उनके उनके हिसाब से जो है क्या किया गया, जेंडर को समझने की कोशिश की गई, तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, एज पार्ट ऑफ द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ पावर एंड अ कंक्रीट पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, द मोर ट्रेडिशनली सेंट्रल फेमिनिस्ट कंसर्न with the representation and politics of women's lives to play an active role in criticism. More specifically, modern feminist with those issues related to the perceived intentional unintentional patriarchal programming within key concepts of aspects of society including education. अब जो है मॉडर्न में जब फेमिनिज्म आता 90 के दशक में, तो औरतों की इन पहल की गई एजुकेशन, पॉलिटिक्स और वर्क फोर्स को। तो फेमिनिज्म में और क्या चीज शामिल हो गया, मार्क्सिज्म भी, जब आप पेड वर्क और अनपेड वर्क की बात करते हैं तो शामिल हो जाता है, जब उनके आप इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं तो मार्क्सिज्म भी आ जाता है। और जब उनको ये देखने की कोशिश करते हैं कि पुरुषों ने उनको दबाया, तो उनका जो साइकोलॉजी थी वो क्या थी, तो लकान और फ्राइड की आप बात करते हैं जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में होता है। When looking at literature, modern feminist literary critics also seek as ask how feminist literary and critical the critique practices are with scholars such as Suzanne Lancer, ये नाम लिख लीजिएगा डायरी में अपने, Suzanne Lancer, looking to improve both literature analysis and the analyzer's own practice more diverse. मैं वहीं तक ही करूंगा, इसके बाद मैं सेकेंड लेक्चर में इसका कौन कौन से क्रिटिक्स है, कहाँ से फेमिनिज्म शुरू होता है, वहां पे मैं बात करूंगा। आज हमने क्या आपको बात किया, मेथड को लेकर के बात की। मेथड में जो है फेमिनिज्म को समझने के लिए फेमिनिस्ट लेंस, फेमिनिस्ट लेंस के अलावा जो है गाइनो क्रिटिसिज्म और साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ये तमाम चीजें जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, और इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद जेंडर स्टडीज, क्वियर थियरी और तमाम चीजें। तो in today's class I just only told you what is feminism and what methods you have to adopt to understand this literature. Meet you tomorrow, कल हम लोग मिलेंगे या कल हम लोग बात करेंगे। And I hope that you all you were able to understand. You can just give your feedback also. अगर किसी को कुछ कहना है तो you can drop the message. uh, Nothing else. Thank you Om Prakash ji, thank you Jagriti, thanks to all of you.
ठीक, ओके, ओके।